Hello everyone, welcome back. This is your fourth lecture of Intermediate Macroeconomics 2. In the last class, we were discussing about the Ricardian equivalence proposition. Ricardian equivalence proposition meant that whenever the government runs a deficit or debt, then there would be no impact on economic activity or there would be no impact on the output. ठीक है, और रिकार्डो का कहना था कि इन प्रैक्टिस इट मे नॉट होल्ड. ठीक है, लेकिन बाद में बैरो आते हैं एंड बैरो सेड दैट दिस प्रोपोजिशन होल्ड्स इन रियल लाइफ एज वेल. इन रियल प्रैक्टिस इट होल्ड्स फॉर द कंट्रीज एज वेल. सो इट केम टू बी नोन एज रिकार्डो बैरो प्रोपोजिशन. ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए रिकार्डियन इक्विवेलेंस प्रोपोजिशन या डेविड रिकार्डो बैरो प्रोपोजिशन के बारे में, देन यू विल थिंक दैट बोथ मीन द सेम थिंग. ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि इफ द गवर्नमेंट रन्स अ डेफिसिट और डेट देन देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, आपने ये भी देखा था कि ऐसा क्यों होता था, क्योंकि इफ द गवर्नमेंट reduces tax in the current time period, then in the future the government has to raise the tax just to pay the deficit in this time period. Okay, so government will raise the tax in future. Anticipating this, the economic agents in the economy, they will think that in future our tax rate will increase, so technically they will not have any impact on their activities or their decisions as to the cut in the tax rate. That means if the tax is cut, so if tax is reduced, then your disposable income will rise. So if you want to raise your consumption, then you will not raise the consumption. ठीक है, अगर consumption आप raise करोगे, so in future you will have to bear higher tax rate. So higher tax rate means your disposable income will fall down. So it's better to not raise the consumption this period. It's better to save for the future time period when the government will ask for higher taxes, so that your consumption doesn't fall. Okay, so this was the concept that we studied in the last class. ठीक है, अब उसमें आपने एक भी देखा था कि जो आपका सेविंग है, सेविंग क्या करता है, फंड्स का सप्लाई करता है, लोनेबल फंड्स का. और इसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट और जो फर्म का इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म्स, दैट मीन्स जी एंड आई, दे वर कंपीटिंग फॉर आवर अवेलेबल फंड्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टैक्स आपकी गवर्नमेंट इंक्रीज नहीं कर रही थी. जब टैक्स इंक्रीज नहीं कर रही थी, सो द गवर्नमेंट हैड टू बोरो फ्रॉम द मार्केट. अब जब गवर्नमेंट मार्केट से बोरो कर रही थी, तो गवर्नमेंट का क्या हुआ, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया मार्केट में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने से आपका इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में डिक्लाइन किया. इकोनॉमी में डिक्लाइन करने से रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन कम हो गया. ये सारे कंसेप्ट्स हमने पिछली क्लास में किया था. अब इसको एक मैथमेटिकली अगर आप देखोगे, सो योर y माइनस टी, दिस इज योर डिस्पोजेबल इनकम, और इसको हमने लिखा था कल, या तो कंज्यूम करोगे या तो सेव करोगे. दैट मीन्स यू कैन से y इक्वल टू सी प्लस टी प्लस एस. ठीक है, या और आपने किन्सियन इकोनॉमिक्स में पढ़ा है y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. दैट मीन्स अगर इन दोनों को इक्वेट किया जाए, सो यू विल गेट टी प्लस एस इक्वल टू आई प्लस जी. ठीक है, और इसको और रिफाइन करोगे, सो यू विल गेट एस इक्वल टू आई प्लस जी माइनस टी. ठीक है, दिस जी माइनस टी इज द deficit of the government and this I is the private investment, S is the private saving. and government की saving क्या है, T minus G is government saving, that is the surplus, fiscal surplus, जो आप पढ़े हो पिछली क्लासेस में. तो ये सारे कंसेप्ट्स का हमने देखा था. सो अगर मान लो गवर्नमेंट
टैक्स को इंक्रीज नहीं करती। अगर गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज नहीं करेगी, सो टू फाइनेंस द इंक्रीज इन जी, योर एस शुड राइज। इफ एस डजंट राइज by the amount that G rises, then the rate of interest will rise। क्यों? क्योंकि आपका सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड कम है और डिमांड रिलेटिवली ज्यादा है। जब डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई के टर्म्स में, दैट मीन्स योर प्राइस विल राइज। यहां पे प्राइस क्या है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज एंड दिस राइज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिड्यूस योर इन्वेस्टमेंट। ये हमने पिछली क्लास में किया था। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेंजर्स ऑफ हाई डेट। ठीक है, डेंजर्स ऑफ हाई डेट करोगे, दैट मीन्स अगर आपका डेट लेवल हाई है तब क्या होगा। और पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि डेट का एक इंडेक्स हमने निकाला था, डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, और वहां से हमने रिलेशन निकाला था, द चेंज इन डेट टू जीडीपी रेशियो would be something like bt upon yt minus bt minus 1 upon yt minus 1. That means the debt to GDP ratio of the current time period minus debt to GDP ratio of the previous time period are related like r minus g times bt minus 1 upon yt minus 1. ठीक है, प्लस gt माइनस टी टी अपॉन वाई टी। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। दैट मीन्स अगर आपका चेंज इन डेट टू जीडीपी रेशियो देखना है, देन इट वाज डिपेंडिंग ऑन 3 फैक्टर्स। वन वाज इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, अनदर वाज डेट टू जीडीपी रेशियो इन द प्रीवियस टाइम पीरियड, एंड थर्ड वाज प्राइमरी डेफिसिट इन द करंट टाइम पीरियड। अब सोचो अगर डेट टू जीडीपी रेशियो काफी हाई है, मतलब योर बीटी माइनस 1 अपॉन वाई टी माइनस 1 इज वेरी हाई। तो अगर ये कंपोनेंट हाई है, दैट मीन्स क्या, अगर ये कंपोनेंट हाई है तो अगर आपको देखना है कि इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, यही तो आपके इकोनॉमी में डिबेट्स होते हैं कि व्हाई द गवर्नमेंट इज टेकिंग सो मच लोन, हाउ विल द गवर्नमेंट पे। तो इसमें ऑपोजिशन आपको काउंटर करेगी कि कैसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि इन फ्यूचर you will have to incur some cost, the cost of borrowing, that is the rate of interest, the interest obligation that you have to pay on the taken loan, ठीक है, और the taken debt। ठीक है, तो इससे नुकसान क्या है, इसको हम एनालाइज करते हैं। जस्ट सपोज दिस डेट टू जीडीपी रेशियो इज हायर, इफ डेट टू जीडीपी रेशियो इज हायर, then the government would have borrowed from the market। और गवर्नमेंट कहां कहां से बोरो कर सकती है, 2 मार्केट हो सकता है, या तो डोमेस्टिक मार्केट से बोरो कर ले या तो फॉरेन मार्केट से बोरो कर ले। और जहां से मार्केट से जो आप बोरो करते हो यही आपका फाइनेंशियल सेक्टर है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपके फाइनेंशियल सेक्टर में पता चले कि आपकी डेट लेवल काफी ज्यादा है आपकी जीडीपी लेवल के कंपैरिजन में, दैट मीन्स if the government has higher debt to GDP ratio, then the financial investors will think this government is having higher debt to GDP ratio। ठीक है, तो higher debt to GDP ratio जब होगा तो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को लगेगा कि गवर्नमेंट may not repay the loan, okay, so they will think that the government will default। अब जब डिफॉल्ट का रिस्क आएगा, तो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं इस डिफॉल्ट रिस्क के बदले कुछ रिस्क प्रीमियम मांगेंगे, जिसको आप बोलते हो डिफॉल्ट प्रीमियम। ठीक है, अब डिफॉल्ट प्रीमियम क्या होता है, सपोज यू वर टू पे 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टेकन डेट। ठीक है, जो आपने डेट लिया हुआ है उस पर 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता था, लेकिन जब आपका डिफॉल्ट प्रीमियम लग जाएगा, दैट मीन्स इफ योर लेंडर्स थिंक दैट यू आर गोइंग टू डिफॉल्ट, सो दे वुड आस्क फॉर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट।
जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगेंगे, मान लो 7%, सो दिस गैप, द राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 7 माइनस 4%, दैट इज 3%, इज कॉल्ड डिफॉल्ट प्रीमियम। ठीक है, ये डिफॉल्ट किसका था? गवर्नमेंट जो लोन ली हुई है उसकी गारंटी नहीं है कि दिस गवर्नमेंट विल बी एबल टू रीपे बैक द लोन, सो दैट मीन्स द इन्वेस्टर विल आस्क फॉर हायर rate of interest because they want some risk premium, they want some default premium from the government। ठीक है, तो ये केसेस थे। अब इसमें जब देखोगे कि ये रिस्क प्रीमियम मांगेगी, दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विल राइज। सो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज कर जाएगा, सो दिस गैप विल इंक्रीज। अब इसको समझने के पहले हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल का आउटलाइन बनाते हैं। सो यू वर गिवन BT अपॉन YT माइनस BT माइनस 1 अपॉन YT माइनस 1 इक्वल टू R माइनस G BT माइनस 1 अपॉन YT माइनस 1 प्लस GT माइनस TT अपॉन YT। अब यहां पे सोचो, अगर आपका R का वैल्यू जो है ये मान लो 3% है, ठीक है, G की वैल्यू मान लो 2% है, दैट मीन्स योर आउटपुट इज ग्रोइंग बाय 2% एंड योर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज 3%। ठीक है, और डेट का लेवल मान लो 100% ऑफ योर GDP है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट कितना होगा अगर आपको डेट को स्टेबलाइज करना है? तो क्यों? क्योंकि अगर डेट को स्टेबलाइज नहीं करोगे देन यू वुड हैव टू पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अगर आप डेट स्टेबलाइज नहीं करते हो देन देयर वुड बी द केस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू डिफॉल्ट, तो दे वुड आस्क फॉर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये सिनारियो आप बना चुके हो माइंड में। अब यहां पे सोचो, जब डेट को स्टेबलाइज करना है, क्यों? क्योंकि आपको अपोजिशन से प्रेशर आ रहे हैं और आपको भी पता है कि फाइनेंशियली जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इट वुड बी टफ फॉर मी टू पे द लोन। ठीक है, तो गवर्नमेंट नोज दिस, सो द गवर्नमेंट विल चूज टू स्टेबलाइज द डेट। और यहीं से आप एक देख सकते हो FRBM एक्ट जो इंडिया में 2003 में आया था। ठीक है, FRBM एक्ट 2003 ये भी वही कहता है कि हमारे डेट को स्टेबलाइज करो 40% प्लस 20%, 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स कंबाइंड, दैट मीन्स 60% ऑफ द GDP एंड 3% ऑफ GDP शुड बी एज डेफिसिट। ठीक है, तो ये हमारा FRBM का था, यही कहानी बताता है कि डेट को स्टेबलाइज करना जरूरी है। ठीक है, तो इसको बस आप याद रखना है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अभी के लिए बस आप ये समझो कि जब कुछ ऐसा सिनारियो है और गवर्नमेंट वांट टू स्टेबलाइज द डेट, और स्टेबलाइज करने के लिए आपने जो सेकेंड क्लास में पढ़ा था, स्टेबलाइज करने का मतलब है योर डेट शुड रिमेन कंस्टेंट इन ऑल द कमिंग टाइम पीरियड्स। ठीक है, तो ऑल द टाइम पीरियड्स दैट मीन्स कि इसका डेट का लेवल जो है राइज ना करें, दैट मीन्स this debt to GDP ratio should remain the same. If this debt to GDP ratio remains the same, that means 0 equal to, this would be 1% into 100% minus 100% plus some this primary deficit ratio is to be maintained for this डेट टू बी स्टेबलाइज्ड। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? दिस 1% मल्टीप्लाइड विथ 100% वुड बी 1%। ओके, तो आपके पास इसको बैलेंस करने के लिए योर प्राइमरी डेफिसिट टू GDP रेशियो शुड बी -1%। ओके, यानी कि गवर्नमेंट को प्राइमरी सरप्लस चाहिए, प्राइमरी सरप्लस ऑफ 1% ऑफ GDP, ताकि आपका डेट स्टेबलाइज्ड रहे। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पे सिनारियो को समझो, जब ये केस आ गया, लेकिन क्या होता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स थॉट दैट द गवर्नमेंट में डिफॉल्ट एंड दे आस्क्ड फॉर रिस्क प्रीमियम, दैट मीन्स डिफॉल्ट प्रीमियम। तो इन्होंने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% के जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज करके मान लो 6% कर दिया। सो इफ दे इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू 6%, देन
टू मेंटेन द डेट एट द सेम लेवल, दैट मीन्स डेट स्टेबलाइज करने के लिए यू हैव टू मेंटेन कितना, 3% की जगह पे कितना हो जाएगा 6% माइनस 2%, ओके, इंटू 100% प्लस GT माइनस TT अपॉन YT. सो इस लेवल पे अगर देखोगे दिस वुड बी 4% मल्टीप्लाइड विथ 100% शुड बी 4%, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको कितना चाहिए -4%. सो यू शुड रन द प्राइमरी सरप्लस ऑफ 4% ऑफ योर GDP. ओके, तो 4% GDP का आपको चाहिए इसको डेट को स्टेबलाइज करने के लिए. अब जब आप पे डेट स्टेबलाइज करने के लिए ज्यादा प्राइमरी सरप्लस करने की जरूरत है, देन यू हैव टू ईदर रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज द टैक्स. ठीक है, यही सिनारियो है. अब मान लो दिस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के जो इंप्लॉइज हैं उनको तो गवर्नमेंट हटाएगी नहीं, क्योंकि सर्विसेज तो कुछ देना ही है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सम सिक्योरिटीज, सोशल सिक्योरिटीज. ठीक है, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन. तो ये सारे चीज गवर्नमेंट जब प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट के लिए अपना एक्सपेंडिचर कट करना पॉसिबल नहीं है. और अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कट करती है देन इट हैज टू फेस टफ रेसिस्टेंस फ्रॉम इट्स सिटीजन्स. ठीक है, तो वैसे केस में द गवर्नमेंट वुड नॉट बी एबल टू कट इट्स एक्सपेंडिचर. क्या टैक्स इंक्रीज कर सकती है? लेकिन अगर टैक्स इंक्रीज करेगी दैट मीन्स आपने पिछली क्लास में पढ़ा था टैक्स का डिस्टॉर्शन शुरू हो जाएगा. और टैक्स किस हद तक निकाल सकते? टैक्स अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपका बिजनेस एक्टिविटी कम होगा. क्यों? क्योंकि डिस्टॉर्शन हो रहा है. तो बिजनेस एक्टिविटी आपका डिक्लाइन करने लगेगा. दैट मीन्स you will have lower GDP growth rate. That means your G would fall. So आप टैक्स इंक्रीज नहीं करोगे और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आप डिक्रीज नहीं कर रहे हो. That means if this can't be taken care of, then it would be tough to maintain higher प्राइमरी सरप्लस. ठीक है, जब प्राइमरी सरप्लस हायर मेंटेन करना टफ हो जाएगा दैट मीन्स यू won't be able to stabilize your debt. ठीक है, यानी कि अगर मान लो इसके जगह पे आपका मात्र 2% का सरप्लस हो पाता है, सो फॉर 2% यू विल हैव 4% ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, दैट वुड बी 4% माइनस दैट वुड बी 2%. सो टेक्निकली यू विल हैव 2% rise in debt level, rise in debt level. Okay, so this change in debt to GDP ratio, that is BT upon YT minus BT minus 1 upon YT minus 1 would be 2% of the GDP. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आपने डेट को स्टेबलाइज नहीं किया. अब जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि आपने अपने डेट टू GDP रेशियो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका डेट टू GDP रेशियो राइज कर गया. अब डेट टू GDP रेशियो राइज करेगा दैट मीन्स दे विल थिंक दैट यू आर गोना डिफॉल्ट, सो दे विल आस्क फॉर हायर रिस्क प्रीमियम. दैट मीन्स दे वुड इवन रेज द इंटरेस्ट रेट फॉर द. तो अब ये फिर से इंक्रीज करेगा, फिर से इंक्रीज करेगा, तो आपके लिए फिर से प्राइमरी सरप्लस हायर मेंटेन करना मुश्किल होगा. सो यू वोंट बी एबल टू मेंटेन हायर प्राइमरी सरप्लस टू स्टेबलाइज द डेट. तो फाइनली इट माइट बी द केस दैट द गवर्नमेंट में डिफॉल्ट इन रियलिटी. ठीक है, ऐसे केसेस होते रहे हैं. एक रिसेंट में आप एग्जांपल्स देखोगे, ग्रीस वाज वन एग्जांपल. ठीक है, और जो भी वार वाली कंट्रीज होती है वहां भी डिफॉल्ट होने का बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो होते हैं काफी प्रूडेंट नहीं होते हैं और उनका एक डिक्टेटोरियल टाइप का टेंडेंसी जो है, उस डिक्टेटोरियल टेंडेंसी से सही जगह रिसोर्स का एलोकेशन नहीं होता है. एंड द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी बोथ डजंट परफॉर्म इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. ओके, सो ये सिनारियो था. दैट मीन्स इफ योर डेट इज हाई, how debt would be high? Debt to GDP ratio
would be high, then this implies higher risk. Higher risk will lead to higher risk premium, and higher risk premium means higher interest rate, and higher interest rate means need of higher primary surplus, and primary surplus can't be maintained, so it will have higher debt again. दैट मीन्स अगर इन शॉर्ट बात किया जाए तो आपका डेट टू जीडीपी रेशियो अगर आपका हाई है, दैट लीड्स टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहेगा, एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट विल लीड टू हाई डेट टू जीडीपी रेशियो. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहला केस जो था, द गवर्नमेंट वाज हैविंग हायर डेट. सो हायर डेट था तो उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस ज्यादा थे. सो द फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स थॉट दैट द गवर्नमेंट विल डिफॉल्ट, सो दे वुड आस्क फॉर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो डेट टू जीडीपी रेशियो बीइंग हाई मीन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सो डेट टू जीडीपी रेशियो फीड ऑन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, सो द गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन हायर प्राइमरी सरप्लस. अब हायर प्राइमरी सरप्लस मेंटेन नहीं कर पा रही है, सो हायर डेट ऑब्लिगेशन होने के कारण देन द गवर्नमेंट विल हैव अगेन राइज इन डेट टू जीडीपी रेशियो. दैट मीन्स हायर डेट टू जीडीपी रेशियो. और ये साइकिल का चलता जाएगा, और ये साइकिल चलता जाएगा. यही साइकिल आपका कहलाता है विशियस साइकिल ऑफ डेट. ठीक है, तो विशियस साइकिल ऑफ डेट में अगर आपका हाई डेट टू जीडीपी रेशियो है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हायर, एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी will lead to higher debt to GDP ratio in the future, and the cycle will go on, and that would lead to the default by the government on its loans. ठीक है, तो ये केस आप याद रखना. ठीक है, अभी के लिए एक रिसेंट में एग्जांपल अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप क्या बोलोगे? दैट एग्जांपल वुड बी ऑफ ग्रीस. ठीक है, तो ये जो सिनारियो चल रहा होता है इसी को आप बोलते हो डेट एक्सप्लोजन. डेट एक्सप्लोजन क्यों? क्योंकि द वैल्यू ऑफ योर डेट टू जीडीपी रेशियो इज कंटिन्यूअसली राइजिंग इन ईच साइकिल. ठीक है, सो योर डेट टू जीडीपी रेशियो इज राइजिंग, दैट मीन्स योर डेट इज एक्सप्लोडिंग. इसी को आप बोलते हो डेट एक्सप्लोजन. तो अगर एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डेट एक्सप्लोजन, सो देन यू विल टॉक अबाउट योर हाई डेट टू जीडीपी रेशियो मीन higher rate of interest, and higher rate of interest will lead to higher debt to GDP ratio in the future for the government, and this again and again cycle being continued will lead to severe rise in debt to GDP ratio known as debt explosion. ठीक है, तो इसको आप याद रखना हमेशा के लिए. एग्जाम में ये टॉपिक पूछा भी जा सकता है. अब अगर पूछा जाए आपसे कि अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने वाली होती है तब क्या करे गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसमें जो सिनारियो होता है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है. व्हाट टू डू व्हेन गवर्नमेंट हैज हाई डेट. ठीक है, यानी कि डेट टू जीडीपी रेशियो जब हाई है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक जो पहले प्रिवलेंट होता था मोस्टली सारी डेवलपिंग कंट्रीज में, इसको बोलते हैं मनी फाइनेंस. ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय प्रिंटिंग मनी. मनी को आप प्रिंट करोगे
that means you are raising money supply. Money supply increase होगा, then this will lead to higher inflation. ठीक है, अब हायर इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में, सो दिस विल हैव लोअर वैल्यू ऑफ मनी. दिस लोअर वैल्यू ऑफ मनी means the value of money has eroded. So टेक्निकली आपका इन्फ्लेशन काफी हाई होता जाएगा तो रियल वैल्यू कम होता जाएगा. सो एक तरह से इकोनॉमी को इन्फ्लेशन झेलना पड़ रहा है. ठीक है, तो ये फिजिबल नहीं है. इंडिया में इसी को काउंटर करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस आया था 1997 में. इंडियन इकोनॉमी में इसको भी आप पढ़ोगे तो अभी के लिए बस आप याद रखना, सीयूईटी में पूछा जाता है. ठीक है, सेकेंड तरीका क्या हो सकता है? द गवर्नमेंट कैन रीस्ट्रक्चर द लोन. रीस्ट्रक्चर द लोन, तो इसको बोलते हैं डेट रीशेड्यूलिंग. डेट रीशेड्यूलिंग या डेट रीस्ट्रक्चरिंग. डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? दैट मीन्स you are just changing the time duration of the payment. ठीक है, मतलब जितना टाइम पीरियड लोन को चुकाने के लिए मिला था उसको आप इंक्रीज कर देते हो. दैट मीन्स if the government has taken 100% of the loan, then the government is said that you were to pay in 10 years. तो अब आप 10 years में पे ना करो, आप क्या करो, इंस्टॉलमेंट में हर 3-3 साल के इंस्टॉलमेंट बता दिया कि 3 साल के अंदर में आपको 30% पे करना है, फिर 3 साल के बाद 30% पे करना है, फिर 3 साल के बाद 30% पे करना है. अभी हो सकता है कि गवर्नमेंट इतना भी पे ना कर पाए क्योंकि उसने लोन 10 साल के अराउंड का लिया था, लेकिन वो उसके बाद भी डिफॉल्ट कर रही है. सो 3 ईयर्स के टर्म में भी नहीं कर पा रही है. तो एक अल्टरनेट सजेशन ये भी हो सकता है कि हर साल 10% करें, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए हो जाए. या ये भी हो सकता है कि हर साल उसको बोला जाए 7% करो और अराउंड 14-15 ईयर्स द गवर्नमेंट वुड बी एबल टू रीपे द लोन. ठीक है, तो इसी को बोलते हो रीस्ट्रक्चरिंग. कहने का मतलब जो आप कंज्यूमर लोन्स में ईएमआईज के बारे में पढ़ते हो कि आप अभी अगर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पा रहे हो, देन यू कैन कन्वर्ट योर outstanding amount into EMIs to be paid in all the subsequent months. ठीक है, तो उस टाइप को जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग. आपने क्रेडिट कार्ड जिस बैंक का लिया था या जिस फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का लिया था, अगर उसके आपने बोरो किए हैं कहीं परचेज करते हुए, सो इफ यू कांट repay that amount, then you can restructure that as EMI to be repaid in future. ठीक है, और सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड पे आप पे कर रहे हो. इसी तरह गवर्नमेंट के लिए जो किया जाता है इसको बोलते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग. ठीक है, और डेट रीस्ट्रक्चरिंग क्यों एक्सेप्ट करते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स? इफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स डजंट एक्सेप्ट दिस, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भाई क्या मिलेगा तुम्हें? कुछ नहीं मिलेगा. सो इट्स बेटर कि भाई जो मिल रहा है थोड़ा लेट ही मिले, लेकिन तुम्हारे पास पैसे तो आ जाएंगे. तो एटलीस्ट तुम क्या करो कि डेट रिशेड्यूल करा लो और गवर्नमेंट को पे करने दो. तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए. ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टर्स. ठीक है, if the private investors are asked to be involved, then इन्होंने ही तो लोन दिया हुआ था. यानी कि if I had bought the government bonds, तो सरकार की तरफ से मुझे बुलाया गया एंड बोला गया कि आप जो अपना लोन मुझे दिए हो, अपने पैसे जो दिए हुए हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू, आप क्या करो, कुछ हेयर कट ले लो. हेयर कट क्या होता है कि आपने मान लो मैंने 1 करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा हुआ था, तो गवर्नमेंट बोलती है
देखो आप, मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा तो तुम्हें 1 करोड़ मिलेगा नहीं। ऐसा करो कि आप 80 लैक्स ले लो और 20 लाख भूल जाओ। तो मैं बोलूंगा कि ये 20 लाख क्या होता है, इसी जो 20 लाख के गैप को आप बोलते हो हेयर कट। क्या बोलते हो? हेयर कट। ठीक है, तो ये जो 80 लाख का गैप है फ्रॉम 1 करोड़, दैट इज 20 लाख, दैट इज हेयर कट। यानी कि 20% का आपने हेयर कट एक्सेप्ट किया। कितने का एक्सेप्ट किया हेयर कट? 20% का। सो हेयर कट कितना हो गया? जो भी अमाउंट आपने लोन दिया हुआ था उससे आपने कम लेने के लिए जो एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज कॉल्ड हेयर कट। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स अब एक्सेप्ट क्यों करेगी? क्योंकि उसको पता है कि भाई 80 लाख मिल रहे हैं, ले लो। This 80 lakhs, if I am not accepting, then I am foregoing my whole amount of 1 crore rupees. So it's better to have 80 lakh recovered from the government, else the government will default. ठीक है, और मेरा पूरा पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिनारियो था गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है और कैसे करती है। लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को करने के बावजूद या इन सारी चीजों को नहीं किया और गवर्नमेंट क्या करती है? डिफॉल्ट कर जाती है। इफ गवर्नमेंट डिफॉल्ट्स ऑन डेट, तो गवर्नमेंट डिफॉल्ट्स करती है डेट पे, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो डिफॉल्ट करेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो की होगी या तो डोमेस्टिक मार्केट से या तो बोरो की होगी आपके फॉरेन मार्केट से। अगर मान लो गवर्नमेंट ने फॉरेन मार्केट से बोरो किया हुआ है, तो फॉरेन मार्केट में जब गवर्नमेंट बोरो की होगी, दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज डिफॉल्टेड ऑन इट्स लोन। सो गवर्नमेंट का रिपुटेशन खराब हो जाएगा। सो द गवर्नमेंट विल हैव निगेटिव इंपैक्ट ऑन इट्स रेपुटेशन। ठीक है, अब निगेटिव इंपैक्ट होगा, देन इट वुड हैव हायर कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल बोरोइंग, हायर कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल बोरोइंग। ठीक है, कहने का मतलब, मान लो अगर फॉरेन सेक्टर से या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट लोन लेना चाहती है, तो गवर्नमेंट के हायर टैक्स, गवर्नमेंट को हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक है, हायर इंटरेस्ट रेट क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि द फॉरेनर्स वुड बी आस्किंग फॉर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि आपका रिपुटेशन खराब हो गया है। एंड इवन इट वुड बी द केस दैट वुड बी विलिंग टू लेंड टू द गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज दे थिंक कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाएगी लोन में, मेरा पैसा डूब जाएगा। इट्स बेटर दैट वी डोंट give the loan to this country because this has already defaulted on the loans in your recent history. ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मान लो कि ग्रीस की बात किया जाए, तो ग्रीस अब आपके 2010 के आसपास में डिफॉल्ट कर रही थी अपने लोन्स पे। सो द पीपल बाइंग द बॉन्ड्स ऑफ ग्रीस, दे वुड थिंक दैट इट्स बेटर नॉट टू लेंड टू ग्रीस। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। लेकिन डोमेस्टिक सेक्टर में आप देखोगे, अगर मान लो आप डोमेस्टिक सेक्टर से बोरो करते हो, देन इट विल हैव सम बोरोविंग्स फ्रॉम इट्स पीपल। और ये पीपल जो है कौन है? सेवर्स है। अब ये जो सेवर होंगे, तो इन्होंने अपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बचा कर रखा था। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उनको गवर्नमेंट के डिफॉल्ट करने से दे डिडंट गेट the amount that they had lent to the government, तो उनको क्या होगा? ये पैसे नहीं मिलेंगे। सो जब ये पैसे नहीं मिलेंगे, तो जो उनका मेडिकल का इमरजेंसी आ जाए या एजुकेशनल नीड आ जाए या कोई भी जरूरत पड़ जाए, सो दे वोंट बी एबल टू गो, सो दे वोंट बी एबल टू हैव दैट फंड। और इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में फिर से कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटीज का इश्यूज आएगा, एंड द गवर्नमेंट विल हैव टू इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है, या दूसरा सिनारियो हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को लगे कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर गई है, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो जो हेल्थ इमरजेंसी जा रही है, हेल्थ इमरजेंसी के लिए उनको अलग से पैसे ढूंढने पड़ेंगे। सो दे वुड इवन गो फॉर डिफॉल्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है।
और पैसे नहीं है तो यहाँ पे पीपल भी डिफॉल्ट करेंगे प्राइवेट लोन्स पे, ठीक है, ये सिनारियो हो सकता है। तीसरा केस है कि डोमेस्टिक मार्केट में आप क्या करते हो, मान लो बैंक से बोरो करते हो, मान लो आपने बैंक से बोरो किया हुआ है। जब आप बैंक से बोरो किए हो यानी कि गवर्नमेंट ने बैंक से बोरो किया हुआ है, तो बैंक को आपने रीपे नहीं किया। अब बैंक को आपने रीपे नहीं किया तो बैंक के पास तो लिमिटेड फंड्स हैं और वो भी आप कंट्रोल करते हो, उसके प्रॉफिट्स कमाने नहीं देते हो। सो द गवर्नमेंट हैज डिफॉल्टेड ऑन द लोन्स ऑफ द बैंक्स, तो बैंक के पास बैंक फेलियर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्यों? क्योंकि बैंक्स विल हैव लेसर फंड्स। अब लेसर फंड होगा तो बैंक को भी फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड होंगी और बैंक फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट होंगी, सो दैट वुड हैव बैंकरप्सी ऑफ द बैंक्स, ठीक है। और इससे क्या होगा, इकोनॉमी में फंड्स कम होगा और इकोनॉमी में फंड्स कम होगा तो फिर से इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो थ्रू द डिजाइन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। तब तक के लिए आप रिवाइज करो और फिर से आगे की भी पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।